हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ा लेते हैं और कर लेते हैं अपने प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हम 2023 एचटेट पीजीटी मैथमेटिक्स का मैथ्स वाला पोर्शन जिसके 60 क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। आज हम 1012 105 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल इजी, स्टेप बाय स्टेप, सिंपल तरीके से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेशन लाने का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। log x टू द बेस e, राइट हैंड साइड में है f ऑफ x 1 प्लस log ex प्लस c। इस क्वेश्चन में हमें f ऑफ x की वैल्यू बतानी है। कहने का मतलब यहां से f ऑफ x की वैल्यू जब आएगी जब लेफ्ट हैंड साइड से इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना होगा। लेफ्ट साइड से इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी fx की। तो चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट कर लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूं मैं सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन log x टू द बेस e डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x टू द बेस e का स्क्वायर है, स्क्वायर dx। अब देखो यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज करनी है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास एक चीज कॉमन आ रही है। क्या चीज कॉमन आ रही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में? ये आ रहा है log x कॉमन। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें पुट कर दूंगा। पहले स्टेप में क्या होगा, पुट करना होगा हमें। क्या चीज पुट करनी होगी, मैं यहां पे लिख देता हूं, पुट log x टू द बेस e को t पुट कर देते हैं। और log की एक प्रॉपर्टी होती है, जब इस तरह से log होता है तो e तो चला जाता है यहां पे और t बन जाएगा पावर और x यहीं पे बच जाएगा। मतलब x यहीं पे, e राइट हैंड साइड में चला गया और जो राइट हैंड साइड में था वो ऊपर चला गया। अब x इज इक्वल टू ई टी आ गया। अब यहां से मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t और t का इंटीग्रेशन dt। इतना हो गया। ये चीज मेरे पास यहां से निकल के आ गई। मैं इसे इक्वेशन 2 भी बोल सकता हूं और इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे क्या करना है, जो भी मैंने यहां पे काम किया है उसको यहां पे पुट करना है। इंटीग्रेशन log x टू द बेस e को मैंने t पुट किया, नीचे भी क्या आ जाएगा 1 प्लस t का होल स्क्वायर। dx की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 e रेज टू पावर t dt, e रेज टू पावर t dt में पुट कर सकता हूं। पुट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक चीज हमें याद करनी होगी। याद क्या चीज करनी होगी, पहले मैं बना देता हूं वो सिचुएशन। देखो ये आ गया आपका e की पावर t, मैंने पहले लिख लिया। यहाँ पे t है तो न्यूमरेटर में मैं 1 प्लस कर देता हूं और 1 ही माइनस कर देता हूं। और 1 प्लस टी स्क्वायर है, एक बार 1 प्लस टी स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिख लेता हूं और एक बार 1 प्लस टी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो t प्लस 1 से ये एक 1 प्लस टी कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास ये चीज क्या बन गई, मेरे पास ये मेरे पास सिचुएशन बन गई e रेज टू पावर t और ये आ जाएगा अब नीचे 1 प्लस टी। ठीक है, इसको बाद में लिखते हैं, पहले e की t को अलग ही लिखे रहने देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 1 अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है 1 प्लस टी का। और ये जो पूरी फॉर्म बनी है मेरी, ये टोटल जो फॉर्म बनी है, ये कौन सी फॉर्म बनी है, इसी पे आपको ध्यान देना है। कौन सी फॉर्म बनी है ये फॉर्म जो बनी है, और ये फॉर्मूला भी होता है फॉर्म, ये बनी है मेरी e रेज टू पावर x के मल्टीप्लाई में अगर f ऑफ x माइनस f डैश x आ जाए तो उसका जो इंटीग्रेशन निकल के आता है वो इंटीग्रेशन हो जाता है e रेज टू पावर x f ऑफ x प्लस c।
यही उसका इंटीग्रेशन होता है। अब मैंने आपको बता दिया 1/1 प्लस टी का जो डेरिवेटिव है या डिफरेंशिएशन है वो होता है -1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके अब मैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं। अब ये मेरा इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ई रेज टू पावर टी, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे 1/1 प्लस टी है, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस टी प्लस सी। टी की वैल्यू मैंने log x टू दी बेस ई पुट करी थी, ये आ जाएगा ई रेज टू पावर log x टू दी बेस ई, और मल्टीप्लाई में क्या है 1/1 प्लस log x टू दी बेस ई प्लस सी। मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो e से log कैंसिल हो जाता है, तो e से log कैंसिल हो गया, ये ऊपर आ गया e रेज टू पावर x, e से log तो कैंसिल ही हो गया ना, हाँ तो log पूरा कैंसिल हो जाएगा, e ही बचेगा बस, सॉरी x ही बचेगा, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ x बचेगा, ये पूरा कैंसिल हो गया, log से e पूरा कैंसिल हो गया तो x ही बचा, ऊपर x आ गया, नीचे 1 प्लस log x टू दी बेस e आया, और ये क्या आया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर कर लेते हैं, क्या लिखी हुई थी राइट हैंड साइड क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए 1 प्लस log x टू दी बेस e, नीचे तो सेम है, ऊपर fx है और यहाँ पे क्या है x, तो यहाँ से क्लियरली fx की क्या वैल्यू हो गई x, तो fx की जो वैल्यू होगी x, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन, किसी भी पॉइंट की जब हमें इमेज निकालनी होती है तो एक छोटा सा आप रफ फिगर बना ले। क्या रफ फिगर बनेगा, रफ फिगर आप बना ले एक छोटा सा, ये कोई पॉइंट है 1,6,3, इसकी इमेज जो होगी, मान के चलो ये इसकी क्या है इमेज है, तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये क्या होता है मिड पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है आपका मिड पॉइंट, और जो ये लाइन बनाई है ब्लैक वाली, ये गिवन लाइन है, इसको मैं बोल देता हूं लाइन L1, जिसकी आपको इक्वेशन भी दी हुई है, कौन सी है, ये वाली इक्वेशन जो लाइन L1 की है। तो यहाँ पे आपको एक क्या ट्रिक लगानी है, आपको ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड ये होता है कि पहले तो आप ये पॉइंट निकालो, पॉइंट निकालने के बाद फिर इसको ये इमेज निकालो, ऐसा नहीं करना। हमें पता है कि ये मिड पॉइंट है, तो हम जो ये इमेज है, इस इमेज के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो लेट कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, क्या लेट कर लिए कोऑर्डिनेट्स हमने, x, y, z, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो कोई होंगे ही। और इस टाइप के क्वेश्चन में जब कोई भी एक पॉइंट दिया है जैसे 163, उसकी इमेज निकालनी है थ्रू दिस लाइन, इस इक्वेशन ऑफ लाइन के, तो जिस पॉइंट पे ये डॉटेड लाइन जो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि है पॉइंट से इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन, वो मिड पॉइंट पे कट करती है, जिस लाइन के थ्रू आपको इमेज निकालनी है, तो जो पॉइंट होगा मिड पॉइंट, उसी के हेल्प से हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ऑप्शन पुट करके देखिए कैसे। कोऑर्डिनेट्स लेट कर लिए x, y, z, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ x, y, z। जैसा कि हम जानते हैं कि ये पॉइंट, मैं बोल देता हूँ कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट M ले लेता हूँ, पॉइंट जो M है ये मिड पॉइंट होगा, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट, वी नो दिस। तो कहने का मतलब अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊं तो जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट M के आएंगे वो पॉइंट जो होगा लाइन पे भी लाई करेगा जो इक्वेशन दी है, और उस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लेना, मैंने क्या बोला कि जो मैं मिड पॉइंट निकालूंगा M, देखो M कैसे निकाल सकता हूं मैं, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये ऐसे M निकल जाएगा बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। कैसे निकल जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई 2, 6 प्लस वाई बाई 2, 3 प्लस जेड बाई 2, इस तरह से निकल जाएगा। और इमेज हमें बतानी है, तो इन चार ऑप्शन में से ही जो कोऑर्डिनेट्स है, कोई एक कोऑर्डिनेट इमेज का होगा, तो मैं पहला कोऑर्डिनेट चेक कर लेता हूं 1,1,7, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1,xyz की वैल्यू 117 पुट करके देख लेता हूं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट करने पे 2/2 आ जाएगा 1, यहाँ पे पुट करने पे 7/2 फॉर ऑप्शन ए के लिए।
और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 + 3 10/2। अब ये अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, 1 7/2 5। अब ये जो वैल्यूज आई एक्स वाई जेड की, मतलब ये जो भी वैल्यू आई ये इस गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे पुट करके देखो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पुट करके देखो, क्योंकि जो ये कोऑर्डिनेट आएगा ये इस लाइन पे भी तो लाई करेगा क्योंकि m इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पुट किया 1 आया, y की वैल्यू 7/2 - 1/2 किया, और z की वैल्यू के लिए मैंने क्या किया 5/2 3/3। ये तो इक्वल नहीं आ रहा क्योंकि ये तो 1 1 है, ये तो 1 नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही आप ऑप्शंस पुट करके इसमें देख सकते हैं। अब मैं सेकंड ऑप्शन के लिए देख लेता हूं, एक्स वाई जेड पहले यहाँ पे पुट करो, मिड पॉइंट निकाल लो पहले और फिर वो मिड पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन में। तो यहाँ पे 0 अगर मैं लूंगा तो 1/2 आएगा, यहाँ पे 7 ये भी नहीं होगा। अब मैं कौन सा ये लेके देख लेता हूँ 107 है ना, 1 लूंगा तो मिड पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा, पहले मैं मिड पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ। x की वैल्यू 1 पुट करी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, y की वैल्यू 0 पुट करी तो 3 आ जाएगा, z की वैल्यू 5 आ जाएगी। 1 3 5 देखो सेटिस्फाई करेंगे या नहीं। यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 आया, y की वैल्यू 3 पुट करी तो भी 1 आया, y की वैल्यू 5 पुट करी गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन में तो भी 1 आया, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? एक बार ब्रीफ कर देता हूं क्या किया। इमेज से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करो जो पॉइंट तक जाएगी। इमेज और पॉइंट के बीच में एक मिड पॉइंट होगा, जो मिड पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन होगा। उस मिड पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है, वो मिड पॉइंट होगा, उसी की हेल्प से आएगा। अब जो आपने इमेज बनाई है उस इमेज के कोई भी कोऑर्डिनेट लेट कर लो और मिड पॉइंट फॉर्मूला से एक मिड पॉइंट लिख लो एक्स वाई जेड की फॉर्म में। एक्स वाई जेड की फॉर्म में मिड पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो गिवन इमेज है उसमें से आपको क्या करना है, कोई भी पॉइंट उठाना है। ठीक है, जैसे ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, इसमें से आपको पॉइंट उठाने हैं। ये जो पॉइंट्स होंगे ये इमेज के होंगे। ठीक है ना। अब मैं अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला से मैं निकालूं ये मिड पॉइंट तो मैं पुट कर दूंगा इसमें वैल्यू, तो यहां से मेरे पास जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे पॉइंट m के वो गिवन लाइन से भी पास करेंगे और वो गिवन लाइन में हम एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके देख लेंगे। अगर इक्वल आ रही है सारी वैल्यूज सारे कोऑर्डिनेट्स तो वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, हमने क्या किया, गिवन पॉइंट था, यहाँ पे लेट कर लिया एक कोई पॉइंट, मिड पॉइंट फॉर्मूला से इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये इस इक्वेशन ऑफ लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, है ना। और एक्स वाई जेड है, ये इसको भी इसमें वैल्यू पुट किया हमने और इसमें गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट किया तो हमारा आंसर आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 15 टू द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। कोई भी टर्म x के इंडिपेंडेंट जब होगी जब x वेरिएबल होगा ही नहीं, मतलब x रेज टू पावर 0 होगा, तभी तो x नहीं होगा उस टर्म में, और उसी टर्म को हम इंडिपेंडेंट ऑफ x बोलते हैं जिसमें x नहीं होता। इसमें हम यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन, क्योंकि क्लियरली आप देखें ब्रैकेट में 2 टर्म्स है, रेज टू पावर समथिंग है। ठीक है, बाइनोमियल टर्म एक्सपेंशन इसमें हम यूज कर लेंगे। ठीक है जी। अब बाइनोमियल की जनरल टर्म क्या होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन की, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर एंड बी रेज टू पावर आर। ए और बी आर दीज 2 टर्म्स एंड एन इज द एक्सपोनेंट दैट इज 15। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको जनरल टर्म के हिसाब से ओपन कर लेता हूं। टी आर प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एन है 15, 15 सी आर एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 15 माइनस आर 2/x रेज टू पावर r। तो पहले मैं यहाँ पे x को सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि x को ही मुझे इंडिपेंडेंट करना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x रेज टू पावर 30 माइनस 2r और x ऊपर आएगा तो ये माइनस r हो जाएगा, मैंने यहीं लिख लिया, और 2 रेज टू पावर r अलग से रहेगा। अब मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है तो ये वाली चीज को मैं पकड़ूंगा और इसका एक्सपोनेंट देखना है क्या है, 30 माइनस 2r माइनस r, ये 0 के इक्वल कर दूंगा, कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया मैंने। यहां से मेरे पास 30 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, 30 इज इक्वल टू 3r और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10।
आर की वैल्यू कितनी आ गई 10। आर की वैल्यू 10 के लिए जो है ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाएगी पूरी x, क्योंकि x रेज टू पावर 0 बन जाएगा और x रेज टू पावर 0 1, मतलब x तो खत्म ही हो गया, फिर सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है रेशियो बताना है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 15 टू द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म का कोफिशिएंट निकाल लो, कितना आएगा 15CR है ना, 15CR और 2R। अब मैं यहीं पे लिख लेता हूं कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या आ जाएगा 15CR मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर r। r की वैल्यू 10 है, 15C10 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 10, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी का रेशियो निकालना है कोफिशिएंट ऑफ द टर्म x रेज टू पावर 15 के साथ, ठीक है ना। अब x रेज टू पावर 15 हो गया, मतलब यहाँ पे x रेज टू पावर 15 वाली टर्म का कोफिशिएंट अभी हमें फाइंड आउट करना है। चलिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लगा देता हूँ और फिर मैं आगे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। अब मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, TR+1। अभी मैंने क्या निकाला था, जिसमें कोफिशिएंट क्या था मेरा 15 ये था 0। अब देखो पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, अब मैं इसी कोफिशिएंट इसी x की पावर को किसके इक्वल कर दूंगा 15 के, ठीक है ना। अब मैं इसी को 15 के इक्वल कर दूंगा, बार बार सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि जनरल टर्म तो सेम ही रहेगी। अब देखो ये आ गया हमारा 30 माइनस 2R माइनस R, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये 15 के इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे x रेज टू पावर 15 का कोफिशिएंट निकालना है। तो ये कितना होगा 30 माइनस 3R इज इक्वल टू 15, और 30 राइट हैंड साइड लेफ्ट में ले आओ इसको 15 को, और 3R को राइट हैंड साइड में, तो 15 इज इक्वल टू 3R, और R की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5। R की वैल्यू 5 आ गई, मतलब R की वैल्यू 5 के लिए इस जनरल टर्म में x रेज टू पावर 15 बन जाएगा, और x रेज टू पावर 15 का कोफिशिएंट क्या होगा, ये ही होगा, क्या होगा 15CR 2 रेज टू पावर r। कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 15 इज इक्वल टू 15CR मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर r, बस r की वैल्यू चेंज हो जाएगी जो हमने निकाली है। तो यहां पे कर देंगे 15C5 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 5, इतना हो गया। अब इसके कोफिशिएंट का रेशियो निकालना था इस कोफिशिएंट के साथ रेशियो, तो मैं इसी के डिवाइड में कर देता हूं, है ना। रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा आपका 15C5 2 रेज टू पावर 5 डिवाइड बाई 15C10 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 10। हम जानते हैं 15C5 15C10 के ही इक्वल होता है, बिकॉज आप 15C5 को कैसे लिख सकते हो, 15C5 को आप ऐसे लिख सकते हो 15C 15 माइनस 10, जो कि 15 ये हो जाएगा आपका 15C 10 भी लिख सकते हो। C ये 15C5 को आप कैसे लिख सकते हो 15C 15 माइनस 5 लिख सकते हो इसको 5, तो ये 10 लिख सकते हो आप इसको ऐसे, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा 15C 10, तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब 2 रेज टू पावर 5 है, नीचे 2 रेज टू पावर 10 है। अब ये कैंसिल कर देगा इसको, 2 रेज टू पावर 5 बचेगा, ये आ गया 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 5। अब 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूं 32, 1 अपॉन 32, तो रेशियो कितना आ गया 1:32। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज लाइक द वीडियो अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पे देखो एक रिजल्ट लग जाएगा, सिंपल रिजल्ट क्या लगेगा मैं अभी बता देता हूं। पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं, पहले मैं भी इसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूं बस। ये हो जाएगा cos x log m बाई n को हम कैसे लिख सकते हैं, log m माइनस log n। log m बाई n को कैसे लिख सकते हैं, log m माइनस log n, ये लिख दिया हमने। ये लिखने के बाद अब क्या चीज बच गई बाहर, cos x बच गई। अब यहां पे ना एक चीज समझो आप पहले, अब मैं इसके सामने इंटीग्रेशन लगा देता हूं, -1/2 to 1/2, और यहां पे हो जाएगा dx। जैसे ही आपको लिमिट ना ऐसी देखने को मिले कि वैसे सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, जैसे
ये कौन सी फॉर्म होती है? ये फॉर्म जो होती है वो ये फॉर्म होती है, जो फॉर्म है, फॉर्म में लिख देता हूं। फॉर्म क्या होती है? -a टू a इंटीग्रेशन f ऑफ x dx इट इज इक्वल टू, क्या हो जाता है? या तो ये हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx, या तो ये आंसर आएगा, या क्या आंसर आएगा? ये आंसर आएगा 0। 0 आंसर कब आता है? जब फंक्शन कैसा होता है? ऑड। और ये आंसर कब आता है? जब फंक्शन होता है इवन। ऑड फंक्शन कब होता है? जब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाता है माइनस एफ ऑफ एक्स के। इवन फंक्शन कब आता है? जब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल होता है f ऑफ x के, जिसमें माइनस का साइन आ जाता है, वो ऑड फंक्शन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम इसी फॉर्म की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। अब ये पहले चेक कर लेते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड है। कैसे चेक करेंगे? f ऑफ x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, x को जहां भी x है, तो ये cos ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। अंदर क्या आएगा? log 1 माइनस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतना काम हो गया। ये चेक कर रहे हैं हम, है ना, फंक्शन इवन ऑड है कैसा है। तो cos के अंदर अगर माइनस एक्स आता है तो cos x होता है, cos माइनस को खा जाता है, तो ये आ जाएगा आपका। अब देखो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, यहां से मैं जबरदस्ती माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस में बाहर ले लेता हूं कॉमन। ये माइनस लॉग 1 प्लस एक्स है, ये प्लस लॉग 1 प्लस एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे जो log 1 माइनस एक्स है, ये माइनस log 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये जो आया, ये पूरा जो आया, ये क्या है? ये गिवन फंक्शन ही तो था, मतलब ये गिवन फंक्शन ही तो है, मतलब मैं इसको f ऑफ x बोल सकता हूं, जो क्वेश्चन था मेरा। तो माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया? माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया? फंक्शन इज ऑड, क्योंकि माइनस एक्स के इक्वल आ गया। और जब ऑड फंक्शन होता है तो आंसर क्या आता है? 0। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर कितना आ गया? 0। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ना मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मिनिमम 50% क्वेश्चन में ना कोई रिजल्ट होता है, कोई एक खासियत होती है जिसके बेस पे वो सॉल्व करवाता है, या उस खासियत का उस क्वेश्चन में यूज होता है। अदरवाइज आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा और आंसर भी गलत आ सकता है। चलिए 5th क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओपन करना आना चाहिए। जैसे x प्लस आयोटा वाई का मॉड है, कैसे ओपन होगा? रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये मॉड आपको ओपन करना आना चाहिए बस। ये देखो एक कंडीशन है, ये गिवन है, जहां पे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज x प्लस आयोटा वाई, और x और y रियल नंबर्स हैं। तो लोकस मतलब पाथ पूछ रहा है, z का क्या पाथ बनेगा। कहने का मतलब इस गिवन कंडीशन को ही हमें सॉल्व करके देखना है कि इक्वेशन कैसी आ रही है, बिकॉज हमें बताना है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी, सर्कल की, पैराबोला की या एलिप्स की। तो ये भी बहुत ही ईजी बनने वाला है। z की वैल्यू पुट कर लेता हूं गिवन क्वेश्चन की कंडीशन और इक्वेशन में। चलते हैं आगे। इक्वेशन कंडीशन एक ही बात है, तो यहां पे z की वैल्यू क्या हो गई? x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 मॉड इक्वल टू में है √2 x प्लस आयोटा वाई माइनस 1। इतना काम हो गया। अब यहां पे रियल पार्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, 1 को मैं इकट्ठा कर लेता हूं। यहां पे x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई इकट्ठा कर लिया। अब मैं मॉड निकाल देता हूं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कैसे निकालते हैं मॉड कॉम्प्लेक्स नंबर का। रियल पार्ट ये है तो इसका स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आयोटा वाई, वाई के आयोटा के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √2 बाहर एज इट इज, और ये आपका कितना आ जाएगा अंदर? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, रूट में स्क्वायर करूंगा x माइनस वाई का, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और प्लस में वाई स्क्वायर, यहाँ पे ये भी सेम रहेगा। अब इसको क्या करता हूं? दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये √2 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब √2 का रूट कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, 2 को मैं अंदर लेके जाता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x प्लस 2y स्क्वायर। इतना काम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ? ये इसको सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर ही बचेगा।
2y² में से एक y² गया तो y² ही बचेगा। अब यहाँ पे देखो 2x है, राइट हैंड साइड में जाएगा, -2x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -6x आएगा, +1 है राइट हैंड साइड में माइनस, तो ये +1 ही बचेगा यहाँ पे। अब ये इक्वेशन देखो क्या है, ये इक्वेशन जो है आपकी कुछ इस तरह की नहीं दिख रही, x² + y² + 2gf 2hxy = 0, इस तरह की जो इक्वेशन बनती है, सर्कल की आपकी इक्वेशन बनती है। सर्कल की इक्वेशन की खासियत क्या है कि x² y² दिखेगा और दोनों का कोएफिशिएंट 1 होगा। तो ये जो इक्वेशन है आपकी कैसी है, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल की टाइप की है। तो ये जो आपका क्वेश्चन बनेगा, इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो पाथ है वो कैसा होगा, सर्कल, क्योंकि ये इक्वेशन किस तरह की है, सर्कल की है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने आज अपने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज हमें बहुत मेहनत लगती है ये पूरा अरेंजमेंट बनाने में, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में और आपके लिए बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन लेके आने के लिए। आप हमारी यूट्यूब जर्नी में हमारी हेल्प कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। HTET की हम सीरीज़ चला रहे हैं जिसका आज डे 11 है और ये सीरीज़ हम तब तक चलाएंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़िए और पढ़ते रहिए और भी रिसोर्सेज की हेल्प लीजिए और इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे कि आप एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़ फॉर टुडे और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, आपके कमेंट्स हम हमेशा पढ़ते हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन या कोई भी जो आप बात हम तक पहुँचाना चाहते हैं पहुँचा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।